जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करेंगे 18 मार्च 2026 के डेली करंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए आज के डेली करंट अफेयर्स की शुरुआत करते हैं और देखते हैं पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है, हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ममता कालिया। तो ममता कालिया को हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है। सबसे पहले हम साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में डिस्कशन करेंगे, फिर इसके बाद हम 2025 के विजेता डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, साहित्य अकादमी पुरस्कार भारत के सबसे प्रतिष्ठित साहित्यिक सम्मान है। यानी साहित्य अकादमी पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाले पुरस्कार हैं और यह पुरस्कार साहित्य अकादमी के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। तो हमारे देश में साहित्य अकादमी नाम की एक संस्था है, तो उसी के द्वारा साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार कुल 24 भाषाओं में प्रदान किए जाते हैं। तो जो 24 भाषाएं हैं वो कौन कौन सी हैं? तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं शामिल हैं उनमें, और इसके अलावा अंग्रेजी और राजस्थानी में भी साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो इस प्रकार से कुल 24 भाषाएं हो जाती हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार की शुरुआत 1954 में हुई थी और इसके अंतर्गत 1 लाख रुपए की नगद राशि दी जाती है, एक शॉल दिया जाता है और एक तांबे की पट्टिका प्रदान की जाती है, जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ठीक है, तो ये बेसिक जानकारी हो गई साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में। अब हम 2025 के विजेता डिस्कस करते हैं कि 2025 के लिए किसको किसको किस भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। तो असमिया में देवव्रत दास को मिला है, बंगाली में मिला है दोस्तों प्रसून बंदोपाध्याय को। इसके अलावा बोडो भाषा में सही सुली ब्रह्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, डोगरी में खजूर सिंह ठाकुर को। इसके अलावा दोस्तों अंग्रेजी का काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो अंग्रेजी का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है ये मिला है नवतेज सरना को। तो नवतेज सरना को उनके उपन्यास क्रिम्सन स्प्रिंग के लिए मिला है। ठीक है, ये रचना जरूर याद रख लीजिएगा, अंग्रेजी की पूछी जाती है आपसे। गुजराती का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है ये योगेश वैद्य को मिला है। हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार ममता कालिया को मिला है। ये उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं और इनका एक संस्मरण है जिसका नाम है जीते जी इलाहाबाद। तो इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। ठीक है, तो ममता कालिया को हिंदी में मिला है इनकी रचना जीते जी इलाहाबाद को। तो रचना जरूर नोट करिएगा। कन्नड़ में मिला है अमरेश नोगाडोनी को, कश्मीरी में मिला है अली सैदा को, कोंकणी में मिला है हेनरी मैंडोका को। इसके अलावा दोस्तों मैथिली की बात करें तो मैथिली में महेंद्र को मिला है और मलयालम में एन प्रभाकरन को मिला है। मणिपुरी की बात करें तो हाओ बम नलिनी को मिला है और मराठी में राजू बाबेस्कर को मिला है। इसके अलावा दोस्तों नेपाली भाषा में मिला है प्रकाश भट्टाराई को और ओडिया में मिला है गिरिजा कुमार वलियार सिंह को। पंजाबी में मिला है जिंदर को और राजस्थानी की बात करें तो जितेंद्र कुमार सोनी को राजस्थानी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है। संस्कृत का भी आपको याद रखना है, तो संस्कृत का साधु भद्रेश दास को प्रदान किया गया है। साधु भद्रेश दास जी के बारे में आपको ये याद रखना है कि इन्हें 2024 का सरस्वती सम्मान भी प्रदान किया गया था। संथाली भाषा की बात करें तो सुमित्रा सोरेन को और सिंधी का भगवान अटलानी को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है। तमिल का प्रदान किया गया है सा तमिल सेल्वन को और तेलुगु का नंदिनी सिद्धा रेड्डी को और उर्दू का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रतिपाल सिंह वेताब को प्रदान किया गया है। तो ये हैं दोस्तों 2025 के साहित्य अकादमी पुरस्कार के विजेता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइम मैगजीन ने 100 ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ 2026 में निम्न में से किसे शामिल किया है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी जोधपुर का मेहारो खेत, शक्ति प्राण लॉज और द ओबेरॉय राजगढ़ पैलेस। तो इन सभी को टाइम मैगजीन के 100 ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ 2026 में शामिल किया गया है। हालांकि 4 ऐसी जगहें हैं जिनको 100 ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ 2026 में शामिल किया गया है भारत की तरफ से। तो इसमें पहला है जोधपुर का मेहारो खेत जो कि राजस्थान में है, दूसरा है शक्ति प्राण लॉज जो कि उत्तराखंड में है, तीसरा है द ओबेरॉय राजगढ़ पैलेस जो कि मध्य प्रदेश में है, और चौथा है AABBCC बार जो कि दिल्ली में है। तो इन 4 स्थानों को इसमें शामिल किया गया है। टाइम की बात हुई है तो टाइम अमेरिका की एक प्रसिद्ध लोकप्रिय पत्रिका है जिसका प्रकाशन 1923 से न्यूयॉर्क शहर से हो रहा है। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि टाइम पत्रिका का प्रकाशन कब से हो रहा है, तो 1923 से हो रहा है। और किस शहर से इसका प्रकाशन होता है, तो अमेरिका का जो न्यूयॉर्क शहर है वहाँ से इस पत्रिका का प्रकाशन होता है। और ये एक साप्ताहिक समाचार पत्रिका है, यानी कि ये वीकली प्रकाशित होती है। दोस्तों, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2025 की घोषणा कुछ समय पहले हुई है, तो इसको भी देख लेते हैं। तो टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2025 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो आर्किटेक्ट्स हैं उनको बनाया गया है। तो ये AI के जनक और निर्माता हैं। इसके अलावा 2025 में टाइम CEO ऑफ द ईयर यूट्यूब के CEO नील मोहन को चुना गया था। तो ये 2 फैक्ट भी आप नोट कर लें, एग्जाम की दृष्टि से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने जैविक विविधता पर सम्मेलन यानी CBD को कौन सी रिपोर्ट प्रस्तुत की है, तो नेशनल रिपोर्ट 7 को प्रस्तुत किया है। तो सबसे पहले आप इसको समझ लें कि जो जैविक विविधता पर सम्मेलन है यह क्या है। तो यह एक प्रकार की संधि है जो कि 1992 में हुई थी। 1992 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, उसी समय ये संधि हुई थी। तो ये संधि लागू हुई थी 1993 में, और इसका जो उद्देश्य है वो है बायोडाइवर्सिटी को संरक्षित करना, और भारत इसमें 1994 में शामिल हुआ था। अब भारत चूँकि इस संधि का हिस्सा है, इसलिए भारत ने एक रिपोर्ट इसको सौंपी है कि वो बायोडाइवर्सिटी को संरक्षित करने के लिए कौन कौन से प्रयास कर रहा है। ठीक है, तो इस रिपोर्ट से रिलेटेड कुछ आंकड़े आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो चलिए उनको भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये रिपोर्ट क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। तो भारत ने जैविक विविधता पर सम्मेलन यानी CBD को अपनी 7वीं नेशनल रिपोर्ट प्रस्तुत की है। इस रिपोर्ट का मूल उद्देश्य ये है भारत की जैव विविधता संरक्षण और सतत उपयोग के प्रयासों का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आकलन और प्रस्तुत करना। यानी भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह बताया है कि वो जैव विविधता के लिए क्या कर रहा है, भारत की किस प्रकार की जैव विविधता है। तो इसी के लिए नेशनल रिपोर्ट 7 को हाल ही में भारत सरकार के द्वारा पेश किया गया है। इस रिपोर्ट में जो महत्वपूर्ण आंकड़े आए हैं वो आप जरूर नोट करिएगा। इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि भारत में 58 टाइगर रिजर्व हैं, इसके अलावा 33 एलिफेंट रिजर्व हैं और 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं यानी जीवमंडल अभ्यारण्य है। इसके अलावा राष्ट्रीय उद्यान 106 बताए गए हैं। हालांकि भारत में अब राष्ट्रीय उद्यान कितने हो गए हैं, 107 हो गए हैं। 107वां जो टाइगर रिजर्व बना है ये ओडिशा का सिमलीपाल टाइगर रिजर्व बना है। ये इस पॉइंट को आप जरूर नोट कर लें, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। दोस्तों, इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि भारत में वन्यजीव अभ्यारण्य की संख्या 574 है। इसके अलावा भारत में टाइगर की संख्या है 3682। एक सींग वाले गैंडों की संख्या 4014 बताई गई है। जंगली हाथियों की संख्या 22446। इसके अलावा हिम तेंदुआ 718, नदी डॉल्फिन 6327 और कृषि जैव विविधता हॉट स्पॉट बताए गए हैं 22। देसी फसलें बताई गई हैं भारत में 171 और देसी पशु नस्लें बताई गई हैं 230। ठीक है, और इसके अलावा जंगली पौधे बताए गए हैं 769। तो ये कुछ आंकड़े हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी यूजफुल हैं, तो इनको आप नोट जरूर करिएगा।
अगला क्वेश्चन है, बिम्स्टेक युवा पेशेवर विनिमय कार्यक्रम किन दो शहरों में आयोजित हुआ है? तो इसका आयोजन हाल ही में मुंबई और पुणे में हुआ है। तो बिम्स्टेक जो संगठन है उसके जो मेंबर हैं, उनके जो यंग प्रोफेशनल्स हैं, उनका एक समिट आयोजित किया गया है मुंबई और पुणे में। तो इसका उद्देश्य ये था कि ज्ञान का आदान प्रदान करना, यानी कि बिम्स्टेक के जो मेंबर हैं उनके जो यंग प्रोफेशनल्स हाल ही में इकट्ठे हुए थे, उनका जो सम्मेलन हुआ है उसमें ज्ञान का एक्सचेंज किया गया है, यानी कि नॉलेज एक दूसरे को बांटा गया है। बिम्स्टेक की बात कर लेते हैं। तो बिम्स्टेक का फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका फुल फॉर्म होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसकी स्थापना 1997 में हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है ये ढाका बांग्लादेश में है। इसके मेंबर कौन कौन हैं? भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड, ये इसके मेंबर हैं। इसका उद्देश्य है क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना, व्यापार, निवेश और तकनीकी सहयोग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारतीय डाक विभाग के द्वारा 24 स्पीड पोस्ट सेवा कब शुरू की गई है? तो ये 17 मार्च 2026 को शुरू की गई है। तो भारतीय डाक विभाग ने 17 मार्च 2026 को 24 स्पीड पोस्ट सेवा शुरू की है। इस सेवा के तहत पार्सल और दस्तावेजों की अगले दिन डिलीवरी की गारंटी दी गई है, यानी कि जो पार्सल हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, उनकी अगले दिन डिलीवरी करने की गारंटी इस सेवा के द्वारा दी गई है। तो इस सेवा का नाम क्या है? 24 स्पीड पोस्ट सेवा। हालांकि अभी ये जो सेवा है ये पायलट प्रोजेक्ट के रूप में दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु और हैदराबाद में शुरू की जा रही है। अगला क्वेश्चन है, सी ड्रैगन 2026 अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया है? तो इस एक्सरसाइज का आयोजन अमेरिका के गुआम में हुआ है। तो दोस्तों, आपको एक बात याद रखनी है कि जो सी ड्रैगन अभ्यास है यह एक नौसैनिक अभ्यास है। तो इसमें भारत की नेवी ने भी हिस्सा लिया है, यानी इंडियन नेवी भी इसका पार्ट है। तो इंडियन नेवी ने अमेरिका के गुआम में आयोजित हो रहे बहुराष्ट्रीय पनडुब्बी रोधी युद्ध अभ्यास सी ड्रैगन 2026 में भाग लिया है और इसमें भारतीय नौसेना ने P-8I लंबी दूरी के समुद्री टोही विमान के साथ हिस्सा लिया है, यानी कि इसमें ये विमान भी शामिल हुआ था। दोस्तों, सी ड्रैगन अभ्यास में कौन कौन से देश शामिल हुए थे? तो इसमें अमेरिका शामिल हुआ था, भारत तो शामिल हुआ ही था, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, जापान, दक्षिण कोरिया और भी बहुत सारे देश इसमें शामिल हुए थे। इसका उद्देश्य था चाइना की बढ़ती पनडुब्बी गतिविधियों के बीच समुद्री सुरक्षा और निगरानी को बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओडिशा का कौन सा गांव राज्य का पहला स्मार्ट विलेज विकसित किया जा रहा है? आंसर हो जाएगा कुसुनपुर। तो इस क्वेश्चन का सीधा सा मतलब ये हुआ कि ओडिशा का पहला स्मार्ट विलेज कौन बनने जा रहा है या किसे पहले स्मार्ट विलेज के रूप में डेवलप किया जा रहा है, तो उसका नाम है कुसुनपुर। तो ओडिशा सरकार के द्वारा कुसुनपुर गांव को राज्य के पहले स्मार्ट विलेज के रूप में डेवलप किया जा रहा है, यानी कि इस विलेज में सभी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। ठीक है, तो इसे एक मॉडल विलेज के रूप में डेवलप किया जा रहा है और आने वाले समय में कई ऐसे विलेज होंगे जिनको स्मार्ट विलेज के रूप में डेवलप किया जाएगा ओडिशा सरकार के द्वारा। ओडिशा की भी बात कर लेते हैं। तो ओडिशा का गठन हुआ था 1 अप्रैल 1936 को, इसलिए 1 अप्रैल को हर साल उत्कल दिवस भी मनाया जाता है। उत्कल ओडिशा को कहा जाता है। राजधानी इसकी भुवनेश्वर है और चीफ मिनिस्टर हैं मोहन चरण मांझी। अच्छा, ये किस पार्टी के हैं? तो ये बीजेपी के हैं। और अगर हम गवर्नर की बात करें तो डॉक्टर हरि बाबू कंभमपति यहाँ के गवर्नर हैं। विधानसभा की 147 सीटें हैं और राज्यसभा की 10 सीटें और लोकसभा की 21 सीट्स है। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, नेपाल की पहली ट्रांसजेंडर महिला सांसद कौन बनी है? तो उनका नाम है भूमिका श्रेष्ठ। तो भूमिका श्रेष्ठ हाल ही में सांसद का चुनाव जीती हैं और वो नेपाल की पहली ट्रांसजेंडर महिला सांसद बन गई हैं। उनका संबंध किस पार्टी से है? तो उनका संबंध
नेपाल की जो राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी या आरएसपी पार्टी से है। दोस्तों, अगर हम भूमिका श्रेष्ठ की बात करें तो वो ट्रांसजेंडर राइट्स के लिए काम करती हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज पुरस्कार से भी वो सम्मानित हो चुकी हैं। कुछ प्रथम महिलाएं डिस्कस करती हैं। तो गणतंत्र दिवस परेड में पुरुषों वाली सीआरपीएफ टुकड़ी का नेतृत्व करने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? सिमरन बाला। अच्छा, ये कहाँ से संबंधित है? तो ये जम्मू कश्मीर से संबंधित है। मेघालय राज्य की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? रेवती मोहिते डेरे। इसके अलावा दोस्तों, ओडिशा की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है अनु गर्ग। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष बनी है संगीता बरुआ। नागपुर यूनिवर्सिटी की पहली महिला वाइस चांसलर बनी है मनाली क्षीर सागर। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र पर्यटन की पहली महिला प्रमुख बनी है शेखा नासिर अल नौबेस। और कोल इंडिया की पहली महिला केंद्रीय स्टोर इकाई स्थापित की गई है छत्तीसगढ़ में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? ईरान ने इजराइल और अमेरिका के साथ संघर्ष में पहली बार किस मिसाइल का इस्तेमाल किया है? तो दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि मिडिल ईस्ट में अभी युद्ध जैसे हालात हैं और इसमें ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच में संघर्ष चल रहा है। तो इसी दौरान ईरान ने एक मिसाइल का इस्तेमाल किया है जो चर्चा का विषय है। तो इस मिसाइल का नाम है सेजिल मिसाइल। क्या नाम है? सेजिल मिसाइल। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहा सेजिल क्या है? तो यह एक मिसाइल है जिसको ईरान ने इस्तेमाल किया है। तो ईरान ने इजराइल और अमेरिका के साथ जारी संघर्ष में पहली बार अपनी आधुनिक सेजिल बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया है। यह ठोस ईंधन वाली मध्यम दूरी की मिसाइल है जिसे डांसिंग मिसाइल भी कहा जाता है। ठीक है, इसे डांसिंग मिसाइल के नाम से भी जाना जाता है। यह अपनी तेज गति और सटीक निशाना लगाने की क्षमता के लिए जानी जाती है। यह 2000 किलोमीटर तक मार कर सकती है और लगभग 700 किलोग्राम विस्फोटक ले जाने में ये सक्षम है। अच्छा दोस्तों, भारत की भी एक प्रसिद्ध मिसाइल है जिसका नाम है ब्रह्मोस मिसाइल। अच्छा, ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में आपको ये बताना है कि इस मिसाइल को भारत और किस देश ने मिलकर के डेवलप किया है। अगला क्वेश्चन है, ऑटोमोटिव टायर निर्माता संघ यानी ATMA का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर हो जाएगा अरुण मामेन। तो अरुण मामेन जो हैं वो ऑटोमोटिव टायर निर्माता संघ के नए चेयरमैन बने हैं। और अरुण मामेन MRF लिमिटेड के वाइस चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं। इसके अलावा ATMA ने राजश्री मोइत्रा को नया वाइस चेयरमैन नियुक्त किया है। तो ये नियुक्तियां आप नोट कर सकते हैं। चलिए हाल ही में की गई कुछ और महत्वपूर्ण नियुक्तियां देख लेते हैं। तो BP सिंह नौसेना महानिदेशक नौसैनिक आयुध बने हैं। दीपक गुप्ता की बात करें तो वो गैल के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं। राजन बजाज स्लाइस स्माइल फाइनेंस बैंकिंग के MD और CEO। निधि छिब्बर को नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। उदय कोटक की बात करें तो वो गिफ्ट सिटी के चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं। निवेदिता दुबे विमानपत्तन प्राधिकरण बोर्ड की पहली महिला सदस्य बनी है। सर्वेश रंजन की बात करें तो वो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नए चीफ जनरल मैनेजर बने हैं। और प्रवीण वशिष्ठ केंद्रीय सतर्कता आयोग के सतर्कता आयुक्त बने हैं। तो ये हाल फिलहाल में की गई कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं, इन सभी को आप नोट कर लीजिएगा। दोस्तों, आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो जब आप हमारा ऐप इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगी, जैसे प्रीमियम कोर्स, पेड कोर्स, ई-बुक, टेस्ट सीरीज, टेस्ट पास, डेली करेंट अफेयर्स की PDF, नोट्स, बहुत सारी सुविधाएं आपको यहाँ पर मिलने जा रही हैं। तो जो टेस्ट सीरीज वाला ऑप्शन है, यहाँ पर आपको 12 महीने का मंथली करेंट अफेयर्स का टेस्ट मिलेगा 2026 का। इसके अलावा 10,000 से अधिक टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। GK GS के क्वेश्चन की, कंप्यूटर स्पेशल टेस्ट, और सबसे स्पेशल है आपके लिए डेली करेंट अफेयर्स का टेस्ट। जैसे आपने अभी डेली करेंट अफेयर्स पढ़ा है, अब इसके बाद अपनी तैयारी को परखने के लिए आप डेली करेंट अफेयर्स का टेस्ट दे सकते हैं।
तो डेली करेंट अफेयर्स का जब आप टेस्ट देते हैं उसके बाद इस प्रकार से आपकी रैंक जारी की जाती है। जैसे अगर हम 17 मार्च की रैंक की बात करें तो रंजीत कुमार, रौनक, अमित, अर्चना, बादल, मनोज, रजनीश, सरिता और मान, ये सभी टॉप 10 हैं। यहाँ पर भी आपका नाम हो सकता है, तो इसलिए आप ऐप को इंस्टॉल करें और फिर इसके बाद टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर जाएं और डेली करेंट अफेयर्स का टेस्ट दें। दोस्तों, अब हम रिवीजन करने वाले हैं फरवरी 2026 के करेंट अफेयर्स को। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, बस्तर पांडु महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो इसका आयोजन छत्तीसगढ़ राज्य में किया गया है। बस्तर जिला ना छत्तीसगढ़ में ना, वहीं पर ये बस्तर पांडु महोत्सव आयोजित किया गया है। भारत की पहली क्वांटम घाटी कौन बनने जा रहा है? तो आंध्र प्रदेश की जो राजधानी है अमरावती, वो भारत की पहली क्वांटम घाटी बनने जा रहा है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो 91 है। अगला क्वेश्चन है, एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी ने किस राज्य में बाढ़ प्रबंधन मजबूत करने के लिए 182 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? आंसर हो जाएगा असम। अगला क्वेश्चन है, अश्विनी वैष्णव ने बेंगलुरु में किस नैनोमीटर की सेमीकंडक्टर चिप लॉन्च की है? तो 2 नैनोमीटर की सेमीकंडक्टर चिप लॉन्च की है। सनाए ताकाइची किस देश की प्रधानमंत्री हैं जिनके नेतृत्व में सत्तारूढ़ गठबंधन ने हाल ही में चुनाव जीता है? तो आंसर हो जाएगा जापान। अगला क्वेश्चन है, सर्वसेज ने किस टीम को 1-0 से हरा करके 79वीं संतोष ट्रॉफी जीती है? तो केरल को हरा करके ये ट्रॉफी जीती है। संतोष ट्रॉफी किस खेल से रिलेटेड है? तो ये फुटबॉल से रिलेटेड है। हवाई अड्डों पर बेहतर कैब सेवा शुरू करने के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो भारत टैक्सी के साथ समझौता किया है। ब्लैक स्वान समिट 2026 कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में आयोजित किया गया है। किस देश की संसद ने अल्बिन कुर्ती के नेतृत्व वाली नई सरकार को मंजूरी दी है? तो कोसोवो। ठीक है, कोसोवो देश में अल्बिन कुर्ती की नेतृत्व में सरकार को मंजूरी मिली है। चलिए कल के करेंट अफेयर्स को भी रिवाइज करते हैं। तो 98वें ऑस्कर अवार्ड 2026 में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को मिला है? तो वन बैटल आफ्टर अंदर को मिला है। पोट्टी श्री रामुलु की प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई है? तो ये अमरावती में स्थापित की गई है। भारतीय विज्ञान संस्थान की किस प्रोफेसर ने नेवाडो ओजोस डेल सलाडो पर सफल चढ़ाई की है? तो आंसर हो जाएगा अर्पिता पात्रा। केंद्र सरकार ने हाल ही में किस पर्यावरण कार्यकर्ता पर लगाया गया NSA हटाया है? तो सोनम वांगचुक पर जो NSA लगाया गया था केंद्र सरकार के द्वारा, उसको अब हटा लिया गया है। भारत ने वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026 में कुल कितने मेडल जीते हैं? तो 208 मेडल जीते हैं। अगला क्वेश्चन है, फार्मूला 1 ने अप्रैल 2026 में कौन सी रेस रद्द की है? तो बहरीन और सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स को रद्द किया है। तो मिडिल ईस्ट में युद्ध चल रहा है, तो इसके कारण फार्मूला 1 ने इन दोनों ग्रैंड प्रिक्स को रद्द करने का फैसला किया है और ये फार्मूला 1 से संबंधित ग्रैंड प्रिक्स थी। INS सुदर्शनी हाल ही में किस देश की राजधानी पहुंचा है? तो माल्टा देश की जो राजधानी है वैलेटा, वहां पर भारत का INS सुदर्शनी नामक जहाज जो है वो पहुंचा है। किस भारतीय कंपनी को डसॉल्ट एविएशन ने राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट के कंट्रोल सिस्टम के लिए लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट किया है? आंसर हो जाएगा हीकल टेक्नोलॉजीज। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पर्पल फेस्ट का आयोजन कहाँ किया गया था? तो राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में पर्पल फेस्ट का आयोजन किया गया था। जैनिक सिनर ने हाल ही में कौन सा खिताब जीता है? तो उन्होंने हाल ही में BNP पारिबास ओपन जीता है। जैनिक सिनर की बात करें दोस्तों, तो ये इटली के टेनिस खिलाड़ी हैं। दोस्तों, आज आपके लिए एक सवाल है जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? इसके अलावा आप अंग्रेजी और संस्कृत का भी बता सकते हैं। अब आपको एक तस्वीर दी जा रही है जिसके बारे में आपको बताना है कि ये तस्वीर किसकी है। हालांकि आप सभी लोग जानते होंगे
बताइएगा कि ये तस्वीर किसकी है। इनके बारे में जो भी आपको जानकारी पता हो वो भी आप बता सकते हैं। स्टडी करके ऐप को आप इंस्टॉल कर लीजिएगा और जब आप ऐप पर प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर जाएंगे तो वहां पर आपको राजा सर का अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच मिलेगा, तो इस बैच को जरूर ज्वाइन करिएगा। इसके लिए कूपन कोड यूज करना है होली 900, ठीक है। तो होली 900 कूपन कोड जब आप यूज करेंगे तो आपको इसमें छूट मिल जाएगी। ये वाला कूपन कोड यूज नहीं करना है, ठीक है। होली 900 कूपन कोड यूज करना है तो आपको इसमें छूट मिलेगी। इसमें फ्री मिलेगा 18,000 से अधिक टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज, 12 महीने का मंथली टेस्ट जनवरी से दिसंबर तक का, और 12 महीने की मंथली करेंट अफेयर्स की ई बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। और प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर आपको बहुत सारे कॉम्बो पैक भी मिलने जा रहे हैं जो कि आपके एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करेंगे। जैसे इसमें करेंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी, टेस्ट मिल जाएगा, जीके के क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे कॉम्बो पैक हैं, आप जाकर के इनको ज्वाइन कर सकते हैं। तो प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर जाना है, फिर कॉम्बो पैक आपको मिल जाएंगे। प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर जो मंथली करेंट अफेयर्स की ई बुक है उसका पैकेज मिलेगा, ठीक है। तो आप अलग से भी प्राप्त कर सकते हैं और इसके पैकेज को भी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो पैकेज आपको यहाँ पर प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर मिल जाएगा। अगर इसमें छूट भी प्राप्त करना चाहते हैं तो 12 मंथ 100 कूपन कोड यूज करना है। टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर आपको बहुत सारी टेस्ट सीरीज मिलेंगी, तो इनको ज्वाइन कर लीजिएगा। और जब आप टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर जाएंगे डेली करेंट अफेयर्स का टेस्ट मिलेगा, और इस टेस्ट पर जाएंगे तो आपको इस प्रकार की रैंक भी मिल जाएगी। ई बुक वाले सेक्शन पर आपको मंथली करेंट अफेयर्स, ईयरली करेंट अफेयर्स, हाफ ईयरली करेंट अफेयर्स, इन सभी की ई बुक मिल जाएंगी। इसके अलावा जीके जीएस की जो ई बुक है, स्टेट वाइज करेंट अफेयर्स और स्टेट की जो जीके की पीडीएफ है, वो सारी पीडीएफ वगैरह आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। तो इनको जाकर के प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों आपको बता दें कि ई बुक वाले सेक्शन पर जीके जीएस की ये सारी ई बुक मिलेंगी, ठीक है, जो आपके सामने है। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मिल जाएंगी, इनको जाकर के प्राप्त कर लीजिएगा। और हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, तो राजा सर के जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उन पर इनको फॉलो कर लीजिएगा। और इसके अलावा ऐप पर टेस्ट पास वाला ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पर आपको हर एक एग्ज़ाम के लिए टेस्ट मिल जाएंगे। जैसे टीचिंग एग्ज़ाम, बैंकिंग एग्ज़ाम, एसएससी, रेलवे, जितने भी एग्ज़ाम हैं उनके लिए आपको यहाँ पर टेस्ट मिलेंगे। 4000 से ज़्यादा टेस्ट मिलेंगे 1 साल की वैलिडिटी के साथ।